तो जितने भी इस लाइव प्रोग्राम पे भाई बंधु हमारे जुड़े हुए हैं, सबको मेरा सादर नमस्कार। बंधुओं, ऐसे मन में आया, और चूंकि हमारे एक सहयोगी हैं मिस्टर अनूप बरनवाल जी, जो कि राष्ट्रीय स्वराज परिषद एक संस्था चलाते हैं। वो संस्था का मिशन ही है सामाजिक बुराइयों को किस तरह से दूर किया जाए और समाज में एक यूनिफॉर्मिटी लाई जाए, उस विषय को लेकर आप चल रहे हैं। तो उसी के तहत आज मुझे भी ये विषय रखने का सौभाग्य मिला है कि मैं आपके समक्ष समान नागरिक संहिता प्रासंगिक क्यों है, इस विषय पर कुछ प्रकाश डालूं। बंधुओं, समान नागरिक संहिता, जैसा कि हम जानते हैं, समान नागरिक संहिता वो चीज़ है जो भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की व्यवस्था करे। ऐसे कानून में जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए। खास करके इसमें जो हमारे पर्सनल लॉज हैं, व्यक्तिगत कानून, जैसे हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, इन सब चीज़ों में जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए एक सिविल कॉमन कोड का कॉन्सेप्ट संविधान में लिया गया। अब सिविल कॉमन कोड जानते हैं, जैसा कि हमारे समाज में अगर जो देखा जाए, बहुत पहले से जो सबसे बड़ी बुराई, सामाजिक बुराई रही, वो क्या थी? हमारे समझ से तो जो असमानता है, लोगों में ऊंच नीच की भावना जो है, ये एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई थी। बहुत कई अच्छे बड़े बड़े समाज सुधारक हुए जिन्होंने असमानता को दूर करने का भरसक प्रयास किया, अपना पूरा जीवन दांव पे लगा दिया, और काफ़ी हद तक जो एक रूढ़वादी व्यवस्था के तहत हमारे समाज में असमानताएं थीं, वो काफ़ी हद तक दूर भी हुई। बावजूद इसके भी हम आज भी एक चीज़ की ऐसी चीज़ की आवश्यकता महसूस करते हैं जिसके तहत भारत के सारे नागरिकों के लिए एक समान कानून की व्यवस्था हो सके। अभी आज क्या है, हमको भारत के संविधान के 25 में धर्मनिरपेक्ष किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है। अब धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है तो उसका गलत अर्थ क्यों हम लगाएं? आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, 16 है, 21 है, ये सब ऐसे चीजें हैं जो कि हमको विधि के, जैसे आर्टिकल 14 है, यह है इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष हमको समता। तो कानून के, किसी भी कानून के तहत हम समान हैं। जो भी कानून होगा हम पर समान रूप से लागू होगा। वो धर्म के आधार पर, जात के आधार पर या लिंग के आधार पर वो हम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर हम कोई ऑफेंस करते हैं तो उसका पनिशमेंट एक ही, चाहे वो जिस कास्ट का हो, चाहे जिस रिलीजन का हो, चाहे जिस लिंग का हो। इसी तरह से अगर सेक्शन आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 क्या कहता है कि हम भेदभाव समाज में नहीं होना चाहिए किसी भी ग्राउंड पर। 16 कहता है इक्वलिटी बिफोर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 21 कहता है लाइफ एंड लिबर्टी की स्वतंत्रता। तो ये सारी स्वतंत्रताएं हैं। इसके बावजूद भी इस जो पर्सनल लॉज हैं, इनकी क्या आवश्यकता है? अब जो पर्सनल लॉज हैं वो इन सब व्यवस्थाओं पर हावी, उनका ज्यादा इफेक्ट है। उसका जो नतीजा है, उससे जो सामाजिक बुराई पैदा हो रही है वो क्या है, वो आप देख रहे हैं। हमारे समाज में महिलाओं का स्तर, खास करके एक वर्ग विशेष के लोग, समुदाय विशेष के लोगों में महिलाओं का कुछ स्तर माना ही नहीं जाता। उनके यहाँ बहुविवाह की व्यवस्था है,
उनके यहाँ पुनर्विवाह के लिए जो व्यवस्था है वो इस तरह से पब्लिक मंच पर बोलना थोड़ा सा अशोभनीय लगता है। बिना हलाला के उनका पुनर्विवाह दूसरे हो ही नहीं सकता, रिस्टोर नहीं हो सकता। इसी तरह तो खास करके महिलाओं की जो दशा है इस पर्सनल लॉज में वो बहुत ही दयनीय है। और महिलाओं की सहभागिता देखा जाए तो आज के इस विकास के युग में अगर देखा जाए तो अगर हम महिलाओं को अलग करके विकास की संकल्पना करें तो शायद हमारा विकास कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। महिलाओं की जो सहभागिता है, जो योगदान है, बिना उनके सहभागिता और योगदान के हम अपना संपूर्ण विकास कर ही नहीं सकते। तो जब उनका इतना महत्व है, हिंदू समाज में तो चलिए नारी को सम्मान दिया गया है, नारी को एक यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः का संकल्प है। इसके बावजूद भी कहीं न कहीं कुछ कमियां हैं। अभी जैसे एक प्रकरण आया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल हुई। कारण यह था, यह लिबर्टी वो लोग चाहते थे कि हमको भी एक विशेष मंदिर में पूजा अर्चना करने की छूट दी जाए। ऐसा क्यों है? आखिर क्या एक महिला का जो ब्लड ग्रुप है अगर पुरुष के ब्लड ग्रुप से मिलता है तो वो ब्लड पुरुष के ब्लड ग्रुप के लिए नहीं उपयोगी है? या अगर जिस घर में अगर महिला को अलग कर दिया जाए, महिला विहीन अगर कोई घर है, तो वह क्या घर पूर्ण है? नहीं। तो बिना महिलाओं के, महिला क्या है? महिला है शक्ति, महिला है ताकत, पुरुष है पदार्थ। जब पदार्थ और शक्ति एक साथ काम नहीं मिलकर करेंगे तब तक हम पूर्ण रूप से किसी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसी सब संकल्पनाओं को देखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने जब 1940 में संविधान सभा का जब गठन हुआ था, तभी से कॉमन सिविल कोड की परिसंकल्पना की गई। लेकिन उसमें भी विरोधाभास था। एक तरफ से ऐसे लोग थे जो समान नागरिक संहिता के पक्षधर थे, समाज में समानता ला करके अपने देश के, अपने समाज के विकास की बात सोचते थे। तो दूसरे लोग जो धर्म की आड़ में केवल अपना निजी स्वार्थ साधते हैं, ये भी ग्रुप था। वो नहीं चाहता था, वो ये चाहता था कि धर्म और रीति रिवाज के हिसाब से कानून जो चल रहा है वही चले। इन्हीं सब विरोधाभास के चलते संविधान में कोई एब्सोल्यूट आर्टिकल नहीं अडॉप्ट हो पाए कि जिससे कि संविधान कॉमन सिविल कोड की बात आगे बढ़ सके। हाँ, आर्टिकल 44 में एक लाइन ये कह दिया गया कि एक सिविल कॉमन कोड होगा, लेकिन उसमें यह कह दिया गया कि endeavor shall be for the state to secure the civil common code। मीन्स ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया। अब राज्यों पर आया कि राज्य इस पर अपना कानून बनाए, अपना सिविल कोड बनाए। इतना कह के संविधान पारित हो गया। 26 जनवरी 1949 को जब संविधान पास 26 नवंबर 1949 को संविधान पास हो गया, तब से लेकर आज तक राज्यों ने इस चीज की कमी को तो महसूस किया, लेकिन कॉमन सिविल कोड बन सके इस पर किसी गवर्नमेंट ने कोई वर्कआउट नहीं किया। हाँ, अपने देश का ही एक बहुत सुदृढ़ और सुंदर और सुसज्जित राज्य है, वहाँ पर हर तरह की नेचुरल ब्यूटी भी है, गोवा। वहाँ पर कॉमन सिविल कोड लागू हो चुका है, जबकि वहाँ पर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि विभिन्न एक ही वर्ग के लोग रहते हैं इसलिए वहाँ कॉमन सिविल कोड लगा। नहीं, वहाँ भी विविध प्रकार की संस्कृतियों के, विविध प्रकार के धर्मों के अनुयायी लोग हैं। इसके बावजूद भी वहाँ की गवर्नमेंट की दृढ़ शक्ति के चलते कॉमन सिविल कोड अडॉप्ट हो गया। लेकिन
दुर्भाग्य रहा कि आज केवल अगर गोवा प्रांत को निकाल दिया जाए तो पूरा देश इस पवित्र कोड से अछूत अभी दूर ही रखा गया है। बंधुओं, अगर कॉमन सिविल कोड लागू किया जाता है तो उसके फायदे क्या हो सकते हैं, तो हम ज़्यादा डीप में नहीं जाकर के इतना ज़रूर बताएंगे कि अगर कॉमन सिविल कोड लागू किया जाता है तो सबसे पहले, चूंकि हम अधिवक्ता हैं तो सबसे पहले न्यायालय की बात करते हैं। अगर एक ही कानून के तहत पर्सनल लॉज से रिलेटेड डिस्प्यूट अगर तय किए जाएंगे, चाहे शादी का कोई विवाद हो, तलाक से संबंधित कोई विवाद हो, जमीन जायदाद के बंटवारे से संबंधित कोई विवाद हो, उत्तराधिकार, एडॉप्शन, वसीयत, कुछ ये सब जो चीज़ें हैं यही चूंकि नागरिकों से डायरेक्ट यही रिलेट करती हैं, तो कॉमन सिविल कोड इसी विषयों से संबंधित है। तो अगर इसके लिए कोई एक कानून, एक तरह का कानून होगा तो विभिन्न न्यायालयों में जो लंबित वाद हैं उनका निस्तारण करने में न्यायालय का समय बचेगा, और जब कानून स्पष्ट रहता है तो विवाद भी कम होते हैं। विवादों में ऑलरेडी कमी आएगी इसके चलते। तो अगर जब आज देखा जाए तो जनता सबसे ज्यादा किस पर डिपेंड है? हमको तो लगता है कि कोर्ट पर ही डिपेंड है। कहीं से उसके साथ कोई अन्याय होता है तो ये एक मन में वो रखती है कि अगर चलिए ये नहीं मेरी बात मानते हैं तो हम इसको अपना न्यायालय से अपने रेमेडी सीख कर लेंगे। तो जब कानून के न्यायालय के पास एक्स्ट्रा समय बचेगा और इस तरह के मामलों में समय न जा करके उनके पास जब समय बचेगा तो और तरह के जो समस्याएं हैं और तरह के जो विवाद हैं उनको तय करने में उनके पास समय बचेगा। तो एक तो न्यायालय व्यवस्था सुधर जाएगी अपनी, अगर कॉमन सिविल कोड लाया जाता है तो। दूसरा, अगर कॉमन सिविल कोड लाया जाता है तो समाज में समानता का भाव बनेगा, आपसी वैयक्तिक जो वैमनस्य हैं वो दूर होंगे, आपस में भाईचारा का विकास बढ़ेगा, और जहाँ इस तरह की भावना का समाज हो, ऐसी भावनाओं का समाज हो, उनकी तरक्की, उनकी आर्थिक उन्नति, इवन उनका सर्वांगीण विकास कोई रोक ही नहीं सकता। तो हमारे सामाजिक और देश के विकास के लिए भी इस कॉमन सिविल कोड बहुत ही उपयोगी है। और आज देखा जाए हम प्रजातंत्र के युग में हैं, प्रजातंत्र को बहुत ही उपयोगी, बहुत ही उपयुक्त शासन तंत्र माना गया। क्यों? क्योंकि इस तंत्र में अपना शासक प्रजा को स्वयं चुनने का अधिकार है। तो अगर हम अपने शासक का चयन स्वयं करते हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? क्या हम ऐसे व्यक्ति को अपना शासक चुने जो कि केवल हमारा पर्सनल हित तो साधता है लेकिन हमारे ही भाई का गला काटने के लिए तैयार है? लेकिन ये जो कॉमन सिविल कोड न लाने की वजह है वो ये भी है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो कि किसी न किसी वर्ग विशेष को अपना वोट बैंक मानती हैं, और वो जानती हैं कि अगर कॉमन सिविल कोड लागू किया जाएगा या इसको बना करके लागू किया जाएगा तो एक उनका वोट बैंक धराशायी हो जाएगा। तो क्या मोटिव है? वो अपने कामों से काम करके वो आपका वोट नहीं लेना चाहते, वो हमें और आपको केवल समस्याओं में उलझा करके आपसे वोट लेंगे, और किस तरह के शासन करते हैं वो सब हम देख रहे हैं। तो अगर कॉमन सिविल कोड लागू होता है तो ये जो वोटों का ध्रुवीकरण है, राजनीतिक पार्टियों में वोट बैंक बनाने की एक जो परंपरा चली आ रही है, इस पर भी अंकुश लगेगा। और जो सबसे बड़ा जो फायदा होने वाला है इस कॉमन सिविल कोड में वो ये है कि जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, चाहे बहुविवाह को लेकर के, तलाक को लेकर के, हलाला को लेकर के, मंदिरों में
प्रवेश ना पाने के को लेकर के, इसी तरह के कई तरह से अभी आज के इस जागरूक और शिक्षित समाज में भी महिलाओं पर कुछ न कुछ इस तरह के अंकुश हैं, जिससे हम अपने संपूर्ण विकास की संकल्पना से दूर होते जा रहे हैं। तो अगर कॉमन सिविल कोड लागू होता है तो हम समझते हैं कि जो सबसे बड़ा जो सामाजिक उन्नयन होगा वो महिलाओं का होना है, और जिस समाज की महिलाएं उन्नत हों, सुदृढ़ हों, चरित्रवान होंगी, शिक्षित होंगी, वो समाज के विकास को कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन जब इसका इतना फायदा है तो आखिर क्यों नहीं इसको एडॉप्ट किया जा रहा है? क्यों नहीं इस कॉमन सिविल कोड को हमारी सरकारें लागू कर पा रही हैं? चुनौतियां हैं, कुछ वास्तविक हैं और कुछ बनावटी हैं। हमारा समाज, हमारा देश बहुल संस्कृति वाला देश है, यानी ये हमारी विभिन्नता, समाज में जो विभिन्न प्रकार के अनुयायी हैं, धर्मों के अवलंबी हैं, विभिन्न प्रकार के वेशभूषा पहनने वाले लोग हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलने वाले हैं, विभिन्न प्रकार के उनके आचार विचार हैं, भिन्नताएं हैं। लेकिन ये भिन्नताएं जो हैं, इसको हम निगेटिव ना लेकर के अगर देखें तो ये भारत की खूबसूरती के प्रतीक हैं। हमारे देश की खूबसूरती की जो विभिन्नताएं हैं, खूबसूरती के प्रतीक हैं। लेकिन इसको, ये जो चीजें हैं, कॉमन सिविल कोड का जो एक लिमिटेशन है, कॉमन सिविल कोड की लिमिटेशन क्या है? वो केवल शादी विवाह, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे, उत्तराधिकार, गोद एडॉप्शन, केवल इन्हीं सब चीजों तक सीमित है। ये सब चीजें कॉमन रूप से डील हों, और ये नहीं कि हम क्या खाते हैं, हम नॉनवेज खाते हैं कि वेज खाते हैं, क्या पहनते हैं, ये सब कॉमन सिविल कोड के परव्यू में आने वाली चीजें नहीं हैं। तो जो ये लोग कहते हैं कि ये बहुल संस्कृति वाला देश है, ऐसे देश में कॉमन सिविल कोड की परिसंकल्पना नहीं की जा सकती, ये एकदम गलत धारणा है, ये उनकी गलत सोच है। कहीं न कहीं से वो अपना पर्सनल हित प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह से हमारे लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं वो लोग। तो ये चुनौती को तो हम नहीं चुनौती समझते हैं कि भारत विविध संस्कृति का देश है, इसलिए कॉमन सिविल कोड नहीं बन सकता, लागू हो सकता। ये चुनौती बेमानी है, ये कोई समस्या नहीं है, ये केवल जन जागरण के अभाव के नाते इसको समस्या बनाया गया है। वास्तव में अगर देखा जाए तो कॉमन सिविल कोड न लागू कर पाने के पीछे जो सबसे बड़ी जो कमी है वो यही है कि सरकारों में दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव है। जो भी सरकारें आती हैं वो कहीं न कहीं, चाहे वोट बैंक का चक्कर हो या कहीं उनके खिलाफ कोई जन आंदोलन न हो जाए, इन्हीं सब से बचने के लिए वो इस मुद्दे को छूती ही नहीं। तो जब सरकारों पर ये समस्या है, सरकारें इस तरह से अपनी इनकैपेबिलिटी दिखा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे और आपका दायित्व बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमको आपको मिलकर एक जन जागरण करना है, जन आंदोलन करना है कि कॉमन सिविल कोड ना तो किसी धर्म का, ना तो किसी व्यक्ति का, ना तो किसी जाति का कोई विरोध नहीं करता, बल्कि ये ऐसी व्यवस्था है जिससे कि समाज का हर वर्ग का, हर व्यक्ति, हर प्राणी एक कानून के तहत गवर्न होगा, और एक कानून के तहत गवर्न होते हुए एक समान अवसर को पाते हुए वो अपने विकास कर सकेगा। ये जन जागरण लाना है हमें आपको मिलकर के, और इस दिशा में राष्ट्रीय स्वराज परिषद बहुत मुस्तैदी से काम कर रहा है। लगभग हर हफ्ते इस तरह से लाइव प्रसारण कर रहा है। तो इसी तरह का जन जागरण हमको, हर व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए कि इस तरह का जन जागरण करें, लोगों को बताएं कि कॉमन सिविल कोड से किसी का अहित होने वाला नहीं है। अभी देखिए,
अभी लेटेस्ट पिछले साल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर में 370 और 35A को बहुत बड़ा इशू बना के रखा गया था, और यहाँ तक था कि मतलब क्या क्या लोगों के कहे, वो उस पर जाने के विषय नहीं है, लेकिन उसके पीछे भी यही समस्या बताती जाती थी कि अगर 370 हटा ली गई, 35A अगर खत्म कर दिया गया, तो वहाँ के लोगों के विरोध में उनका बहुत नुकसान हो जाएगा। सारा उनका जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो उनकी छिन जाएगी, उनकी पर्सनल लिबर्टी खत्म हो जाएगी। इस तरह से उनको भयभीत करके रखा गया है, और ये इसी को समस्या बताया जाता रहा। लेकिन तत्सामयिक गवर्नमेंट ने एक दृढ़ शक्ति का अपना परिचय दिया, उसको हटाया। आज अगर हम जा कर के वहाँ देखें तो वहाँ की जनता बहुत ही खुशहाल मना रही है। जिस दिन से 370 हटाया गया, हमारी मिलिट्री किस कंडीशन में वहाँ रहती थी, एक भी पत्थरबाजी की घटना नहीं हो रही है। और बाकी जो हो रहा है वो आप टीवी चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से देख रहे हैं। तो अगर इसी तरह का हम जन जागरण लाते हैं तो निश्चित है गवर्नमेंट इस जन जागरण से प्रेरित होकर के कुछ न कुछ सकारात्मक कदम उठाएगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लिया, क्योंकि कोई जुडिशियल वर्डिक्ट तो नहीं जारी हो सकती इस कानून बनाने के लिए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में जैसे साहबानों का केस था, 1995 में सरला मुदगल का केस था, उसमें समान नागरिक संहिता की उपयोगिता के विषय को बहुत ही ढंग से डिस्क्राइब किया गया और गवर्नमेंट से अपेक्षा की गई। साहबानों केस में तो गवर्नमेंट को एक तरह से डायरेक्शन दे दिया गया कि इस कॉमन सिविल कोड की लागू किया जाए बना करके। लेकिन उस समय की गवर्नमेंट ने 1985 में एक बिल लाया और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था उसको टर्न डाउन कर दिया संसद में बिल ला करके। तो एक इतनी बड़ी जो इस समय सुप्रीम कोर्ट को देखा जाए तो भारत की सबसे बड़ी संस्था है जो कि पूरे चीज़ों को गवर्न करती है, कंट्रोल करती है। अगर वो इस चीज़ की उपयोगिता समझ रही है तो हमारी गवर्नमेंट, हमारे देश के लोग इसकी उपयोगिता क्यों नहीं समझ रहे हैं? तो इसकी उपयोगिता को समझने के लिए हमको जन जागरण लाना चाहिए। और अगर देखा जाए तो जो माहौल बन गया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो इस तरह की टिप्पणियां हुई हैं विभिन्न केसों में, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो अब वो समय आ गया है कि हम कॉमन सिविल कोड को एक व्याख्यान के रूप में न लेकर के अब इसको कार्य रूप में परिवर्तित करने का एक प्रयास करें। और जो इस तरह से लोगों को भरमाया गया है कि इससे हमारे धर्म की, हमारे निजता के अधिकार का हनन होता है, इसलिए कॉमन सिविल कोड नहीं लागू किया जा सकता, उस चीज़ से उनको वास्तविकता से अवगत कराया जाए और उनको ये बताया जाए कि जैसे हमारे मुस्लिम समाज के लोगों में ये भ्रांतियां हैं, ये धारणा गलत एक मैसेज दिया जाता है कि इससे उनके शरीयत का या जो भी उनके धार्मिक रीति रिवाज हैं उसका हनन होना है। क्यों हनन होना है भाई? और मुस्लिम देश हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, टर्की है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इजिप्ट है, ये सारे देशों में कॉमन सिविल कोड लागू हैं और सारे लगभग ऑलमोस्ट मुस्लिम कंट्रीज हैं। वहां क्या शरीयत नहीं चलता है? तो ये एक गलत कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो हम अंत में यही आपसे हम आग्रह करेंगे कि आप लोग भी इस चीज को जन जागरण के रूप में लें और इसको लोगों को अवगत कराएं और जिस भी माध्यम से, जो भी हमारी सामर्थ्य है, उस माध्यम से गवर्नमेंट को इस तरह से हम प्रेशर डालें कि वो मजबूर होकर के जिस तरह से 370 को उसने हटाया उसी तरह से कॉमन सिविल कोड लागू करे और समाज में सारे नागरिकों को, सारे भाई बहनों को एक समान रूप में आगे बढ़ने के लिए, अपना विकास करने के लिए, अपने साथ साथ देश का विकास करने के लिए अवसर मिल सके।
बस यही आज हमारे परिचर्चा का विषय रहा है। बाकी सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन हम सोचते हैं कि आज की तारीख में इतना काफ़ी होगा। और आप लोग इस लाइव प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। सबको हार्दिक अभिनंदन।